पहला क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन में मुद्रा की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक क्वेश्चन बनाने से पहले इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, उसको जानते हैं। 2000 में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपया था। 2010 में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 50 रुपया हो गया। 2023 में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपया हो गया। यानी पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, यानी पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, यानी वस्तु का दाम बढ़ रहा है। और करेंसी यानी मुद्रा का दाम क्या हो रहा है, घट रहा है। जो 1 लीटर पेट्रोल 25 रुपये में होता था, अब वो 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये में हो रहा है। यानी पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, यानी वस्तु का दाम बढ़ रहा है। पैसा का दाम घट रहा है, यानी मुद्रा का दाम घट रहा है। जो 25 रुपये में होता था वो अब 100 रुपये में हो रहा है, यानी पैसा का वैल्यू घट रहा है। यानी पैसा का वैल्यू घटना और वस्तु का वैल्यू बढ़ना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। यानी वस्तु की कीमत बढ़ जाना और मुद्रा की कीमत घट जाना इन्फ्लेशन कहलाता है। जो सामान 10 रुपया में 10 होता था और वह सामान 20 रुपया में 10 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका करेंसी का दाम घट रहा है और आपका वस्तु का दाम बढ़ रहा है। जैसे 100 रुपये लेके आप मार्केट गए, आपको 2 केजी चीनी मिल गया। फिर कुछ दिन के बाद 100 रुपये लेकर आप मार्केट गए, आपको 1 केजी चीनी मिला। फिर कुछ दिन के बाद आप 100 रुपये लेके मार्केट गए, आपको हाफ केजी चीनी मिल रहा है। यानी हो क्या रहा है कि जो चीनी 100 रुपये में 2 केजी मिलता था, अब वह चीनी 100 रुपया में हाफ केजी मिल रहा है। यानी चीनी का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी चीनी का प्राइस बढ़ रहा है और आपके करेंसी का प्राइस घट रहा है। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी वस्तु की कीमत बढ़ जाना और मुद्रा की कीमत घट जाना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। अब एक क्वेश्चन बन जाएगा, इन्फ्लेशन से क्या होता है, वस्तु की कीमत घट जाती नहीं, वस्तु की कीमत क्या होता है, बढ़ जाती है, नहीं होगा। यानी जो 25 रुपये में जो सामान होता था, 1 लीटर पेट्रोल होता था, और वह 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ा है, 100 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है। यानी वस्तु की कीमत घटा नहीं है, बढ़ा है। मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है। मुद्रा की कीमत कहाँ बढ़ रहा है, जो 25 रुपया खर्चा करके वो काम होता था, अब वो काम करने के लिए 100 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। यानी मुद्रा की कीमत बढ़ा नहीं है, घटा है। तीसरा नंबर है सी में, मुद्रा की कीमत घट जाती है। मुद्रा की कीमत घट गया क्योंकि जो 100 रुपये में काम होता था, अब 100 जो 25 रुपये में काम होता था, अब वो काम 100 रुपया में हो रहा है। यानी पैसा का दाम क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी 100 रुपया में आपको 2 केजी चीनी होता था, अब 100 रुपया में आपको हाफ केजी चीनी हो रहा है। यानी हो क्या रहा है, पैसा का दाम क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, मुद्रा का दाम घट जाता है और वस्तु का दाम बढ़ जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। वस्तु की कीमत देख रहे, चीनी का दाम बढ़ रहा था, वस्तु का दाम क्या हो रहा, बढ़ जाएगा। तो वस्तु की दाम घट जाएगी, नहीं, वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन हो गया, मुद्रास्फीति होगा, तो बाजार की वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बाजार की वस्तु सस्ती हो जाएगी, बाजार की वस्तु महंगी हो जाएगी, वस्तुएं बिल्कुल नहीं मिलेगी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इन्फ्लेशन, मान लीजिए आप 40 रुपया में 1 केजी दूध लेते थे, इन्फ्लेशन हो गया, अब वहीं दूध के लिए, किलो दूध लेने के लिए आपको 50 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। तो वस्तु क्या होगा, इन्फ्लेशन में महंगा हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में किस वर्ग को लाभ होता है। जब इन्फ्लेशन हो जाए तो किस वर्ग को लाभ होगा, उपभोक्ता वर्ग को, पेंशन वर्ग वाले को, व्यापारी वर्ग को, इनमें से किसी को नहीं। मान लीजिए ये क्वेश्चन कर रहा है, मुद्रास्फीति में किसको फ़ायदा होगा। महंगाई होगा तो किसको फ़ायदा होता है, उपभोक्ता मतलब हम और आप होते हैं जो डेली उपयोग की वस्तु खरीदते हैं। मान लीजिए कि आलू हम खरीदते थे 20 रुपये केजी, अब इन्फ्लेशन हो गया, 20 रुपये में 1 केजी आलू लेते थे, इन्फ्लेशन होगा, उस आलू का दाम हो 30 रुपये में 1 केजी होगा, तो उपभोक्ता वर्ग को तो घाटा हो रहा है ना।
जो 40 रुपये में चीनी लेता था 1 kg, अब वही चीनी के लिए 50 रुपया देना पड़ रहा है 1 kg चीनी के लिए, तो हम लोग को तो घाटा है। तो उपभोक्ता वर्ग को घाटा होता है। पेंशन भोगी, जैसे मान लीजिए कोई रिटायर के पेंशन है, मान लीजिए सपोज कि उसको 20,000 रुपये मिल रहा है और 20,000 रुपये मिल रहा था तो 300 रुपये में अपना दावा करता था, बुजुर्ग था, दावा खरीदता था और वो 100 रुपये में प्रतिदिन सब्जी खरीदता था। अब जो दावा 300 रुपये में खरीदता है वो महंगाई हो जाने के चलते वो दावा 400 रुपये में खरीदना पड़ेगा। जो सब्जी वो 100 रुपये में खरीदता था और वो सब्जी खरीदने के उसको 150 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। तो पेंशन वो भोगी वर्ग को भी घाटा है। व्यापारिक वर्ग, देखिए व्यापारी कोई सामान को 100 रुपये में बेचता था, ठीक है, लेकिन जैसे महंगाई हुआ, जैसे इन्फ्लेशन हुआ, उस 100 रुपये के सामान को क्या करेगा 130 रुपये में बेचेगा। तो इसको तो व्यापारिक वर्ग को तो हमेशा इन्फ्लेशन में फ़ायदा होता है। तो इन्फ्लेशन में किस वर्ग को फ़ायदा होता है? तो व्यापारिक वर्ग को फ़ायदा होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? रेपो रेट को बढ़ाकर, बैंक रेट को बढ़ाकर, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाकर, सभी को बढ़ा दिया जाएगा। सभी जब बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप हाउस लोन लेना चाहते हैं, हाउस लोन 10% है, रेट 10% है हाउस लोन का रेट, तो आप ले रहे हैं, तो मान लीजिए ले रहा है लाखों लोग की संख्या में ले रहा है लोग, 20 लाख रुपया लिया और 20 लाख रुपया ले रहा है लाखों संख्या के लोग, तो क्या करेगा? कोई घर बनाएगा तो बालू किनेगा, सीमेंट किनेगा, छड़ किनेगा, फर्नीचर किनेगा, तो ये पैसा मार्केट में जा रहा है। तो इस मार्केट में पैसा जैसे जिस मजदूरा को, एक मजदूरा था उसको मजदूरी मिलेगा, ईंटा मालिक को पैसा मिलेगा, मिट्टी वाला को पैसा मिलेगा, यानी जो आप लोन लेते हैं या खर्चा करते हैं तो पूरे मार्केट में पैसा फैलने लगता है। तो मार्केट में जब पैसा फैलेगा तो महंगाई शुरू हो जाएगी। मान लीजिए कि जैसे मार्केट में पैसा नहीं है तो लोग बहुत सारा सामान कम खरीद रहा है, जैसे मार्केट में पैसा चला जाएगा लोग सब कोई सामान उपयोग करने लगेगा तो महंगाई बढ़ने लगेगी। तो क्या करेगा? बैंक करता है कि चलिए 10% ख़त्म करो, 15% रहेगा। जो लाखों लोग लोन लेता था वो लोन लेना कम कर देगा, कम लोग लोन लेगा, तो इससे पैसा पर कंट्रोल हो जाता है। अब रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, थोड़ा समझते हैं। आरबीआई 2 तरह का लोन देती है, एक बैंक रेट और दूसरा रेपो रेट। तो आरबीआई कमर्शियल बैंकों को, यानी कमर्शियल बैंक होता है एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक होता है, ये सभी कमर्शियल बैंक होते हैं। तो आरबीआई जब कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए लोन देती है, तो ऐसे लोन को हम लोग कहते हैं बैंक रेट। और जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देती है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, ऐसा लोन देती है, ऐसे लोन को कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, बैंक रेट और रेपो रेट में अंतर है कि लॉन्ग टर्म आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, लॉन्ग टर्म लोन देती है उसको बैंक रेट कहते हैं। आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, जो शॉर्ट टर्म लोन देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट होता है जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, जैसे एसबीआई से, पंजाब नेशनल बैंक से जब आरबीआई लोन लेगी उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट है, रेपो रेट क्या है? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को अल्पकालीन लोन देती है, शॉर्ट टर्म लोन देती है, उसे रेपो रेट कहते हैं। यानी वो लोन 5 घंटा के लिए भी होता है, 1 दिन के लिए भी होता है, 2 दिन के लिए भी होता है, 3 दिन के लिए होता है, 5 दिन के लिए, मैंने कम दिन के लिए जो लोन होता है, अल्पकालीन ऋण होता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। बैंक रेट वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म लोन देती है, उसे बैंक रेट कहते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म जैसे हुआ 6 महीना का लोन देगा, साल भर का देगा, 2 साल का देगा, 3 साल का देगा, ऐसे लोन जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को देती है तो उसे बैंक रेट कहते हैं।
रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों से ऋण लेती है। जब सीबीआई से एसबीआई से आरबीआई लोन लेगी या पंजाब नेशनल बैंक से पीएनबी से आरबीआई लोन लेगी तो इसी को कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। 6 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में डैश बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? आयात बढ़ जाता है, निर्यात बढ़ जाता है, दोनों बढ़ जाता है, दोनों घट जाता है। ठीक है। अब मुद्रास्फीति में क्या होता है कि आयात बढ़ता है कि घटता है, देखते हैं। इंडिया है, क्या कर रहा है? पेट्रोल ईरान से इंपोर्ट कर रहा है, आयात कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और एक्सपोर्ट चावल जापान को दे रहा है 40 रुपये केजी, चीनी दे रहा है, आम दे रहा है, गेहूँ दे रहा है, आलू दे रहा है, सब देश को दे रहा है। आलू 30 रुपये दे रहा है, आम 50 रुपये दे रहा है, गेहूँ 20 रुपये केजी दे रहा है। अदर देश में इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है, निर्यात कर रही है अपने सामान को। अब एट ए टाइम हुआ कि इन्फ्लेशन हो गया। जब इन्फ्लेशन होता है तो समझ रहे हैं कि वस्तु महंगा हो जाता है। तो चावल 40 रुपये केजी था, वो हो जाएगा 60 रुपये केजी। जो आलू आप दे रहे थे फ्रांस को या जर्मनी को, किसी देश को 20 रुपये, अब हो जाएगा आलू 50 रुपये, आम हो जाएगा 100 रुपये। तो ऐसे होगा, जो 40 रुपये सामान लेता था, जो 20 रुपये सामान लेता था लोग, वो लेना आपसे बंद करेगा। तो क्या हुआ? एक्सपोर्ट का होगा, कम हो जाएगा। अब आपके देश में महंगाई है। अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप अमेरिका से, ब्राज़ील से, रूस से या किसी अलग देश से आप क्या करें? आटा चावल मंगाएंगे, आलू मंगाएंगे, चीनी मंगाएंगे, गेहूँ मंगाएंगे, और मंगा के अपना महंगाई कंट्रोल करेंगे। ठीक। तो क्या होता है इसमें? क्या हुआ कि इसमें हुआ कि जब इन्फ्लेशन होगा तो निर्यात क्या होगा? ये निर्यात ख़त्म हो जाएगा, आयात बढ़ जाएगा। ठीक। ताकि आप चावल जो दे रहे थे 40 रुपये केजी, वो चावल हो गया 60 रुपये केजी, तो लेबे नहीं करेगा। अभी चावल सस्ता करने का दूसरा देश से आप मंगाइएगा सामान, क्या इंपोर्ट कीजिएगा तो इंपोर्ट बड़ा हो जाएगा, यानी आयात ज़्यादा करना पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, जब देश मुद्रास्फीति का सामना कर रहा हो तो आरबीआई क्या करेगा? जब देश महंगाई का सामना कर रहा हो तो आरबीआई क्या करेगा? ए में है जनता की सहायता के लिए अधिक से अधिक एटीएम की स्थापना करेगा। बी में है अधिक नोटों की छपाई करेगी। सी में है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को क्या करेगी? कम करेगी। बैंक दरों को बढ़ाएगी। बताया कि कंट्रोल करने के लिए दर को बढ़ाना पड़ता है, तो क्या करेगी? बैंक दर को बढ़ाएगी। ये सब नहीं, डी आंसर होगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो पैसा को कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को बढ़ाना होगा, दर को बढ़ाना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की स्थिति में किसको फायदा होता है? मुद्रास्फीति महंगाई किसको फायदा होता है? ऋणदाता को, ऋणी को, दोनों को फायदा होता है, दोनों घाटा होता है। ठीक है, समझते हैं। ए है ना, वो ऋणी है, यानी ऋणी मतलब पैसा लेने वाला। बी है वो ऋणदाता है, ऋणदाता का मतलब होता है पैसा देने वाला। ये क्या किया? ए ने बी से 100 रुपया लिया। ठीक है, ले लिया। और उस समय 20 रुपये केजी आलू था, उसने 100 रुपये में 5 केजी आलू ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद क्या किया? ए ने ब्याज लगा के 100 रुपया लिया था, तो उसमें ब्याज लगा के 105 रुपया बी को लौटा दिया। ब्याज से 100 रुपया लिया था, बोला मेरा काम हो गया, लीजिए ब्याज से थे आप 105 रुपये अपना लीजिए, दे दिया बी को वापस दे दिया। और बी गया मार्केट, तो उस समय आलू 25 रुपये था, तो 5 किलो आलू लेने गया तो उसको 125 रुपये खर्चा करना पड़ा, यानी इसको 20 रुपये हानि हो रहा है। इसी 100 रुपया ही लेकर 5 किलो आलू खरीद लिया था, और जब ये 100 रुपया लौटाया ब्याज देकर भी, तो इनको 20 रुपया हानि हो रहा है। तो क्या होता है? जब इन्फ्लेशन होता है तो ऋणी को हमेशा लाभ होता है, ऋणदाता को हमेशा हानि होता है। क्या होगा? ऋणी को फायदा होगा। 9 नंबर है दुर्लभ मुद्रा,
हार्ड करेंसी का है। वह मुद्रा जिसकी सप्लाई डिमांड से अधिक हो, माने सप्लाई आपका डिमांड 100 रुपया का है, ये मुद्रा एक करेंसी 100 चाहिए, एक करेंसी आ जा रहा है लाखों में, तो इसी को हम कहते हैं, जैसे मांग 100 रुपया का आ जा रहा है लाखों रुपया, तो ऐसे मुद्रा कहते हैं हम सॉफ्ट मुद्रा। जो मांग हो 10 का आ मिले 1000, तो ऐसे मुद्रा को कहते हैं हम सॉफ्ट मुद्रा। ठीक है, नॉर्म मुद्रा इसको कहते हैं। सॉफ्ट मुद्रा यानी नॉर्म मुद्रा, वह मुद्रा जिसकी सप्लाई डिमांड से कम हो। डिमांड आपका है 1 लाख का, 1 लाख डॉलर की मांग है, अब मिल रहा है $20,000, माने जितना मांग है उससे कम मिल रहा है, उसको कहते हैं हार्ड करेंसी। ठीक है, ऐसी मुद्रा जिससे शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं हॉट मुद्रा यानी गर्म मुद्रा। ठीक है, हार्ड करेंसी मतलब हुआ कि डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। हार्ड करेंसी क्या है समझ लेते हैं। हार्ड करेंसी है ना, ये कठोर मुद्रा जिसको, ये विकसित देशों की मुद्रा होती है, अमीर देशों की। ये करेंसी मार्केट में आसानी से मिलता नहीं है। हार्ड करेंसी जैसे अमेरिका का डॉलर है, ब्रिटेन का पाउंड है, जापान का येन है, यूरोपीय कंट्री का यूरो है, ये सब हार्ड करेंसी है। ये सब करेंसी है जो डिमांड इस सब का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सप्लाई इसका बहुत कम होता है। जैसे इसको 1 लाख डिमांड कीजिएगा तो 20,000 मिलेगा, इस टाइप का है। क्योंकि आप इसी करेंसी से कहीं व्यापार करना करिएगा। जैसे इंडिया है, इंडिया को अगर जर्मनी से व्यापार करना है, या जापान से करना है, या फ्रांस से करना है, या ब्रिटेन से करना है, या साउथ कोरिया से करना है, किसी से करना होगा तो आपने रुपया में नहीं करेगा, ये डॉलर में करना होगा, ये पाउंड में करना होगा। यानी कोई भी देश किसी देश से व्यापार करता है तो वो कठोर मुद्रा में करता है, वो अपनी मुद्रा में नहीं करता है। इसलिए मुद्रा दुर्लभ होता है, इसलिए मुद्रा आसानी से मार्केट में मिलता नहीं है। ठीक है, और फॉरेन रिजर्व है इसी मुद्रा में रखा जाता है। जैसे इंडिया का फॉरेन रिजर्व मान लीजिए अभी के डेट में 650 बिलियन डॉलर है, तो 650 बिलियन डॉलर है, तो ये क्या करना होगा, ये कुछ पैसा जैसे इसमें से 300 मिलियन डॉलर होगा, इसमें से 200 मिलियन पाउंड होगा, इसमें से कुछ होगा 100 मिलियन होगा, येन होगा, यूरो होगा, ऐसे करके होगा। ये रुपया में नहीं होगा, ये हार्ड करेंसी में ही फॉरेन रिजर्व जमा किया जाता है। इसलिए ये कठोर मुद्रा आसानी से मार्केट में नहीं मिलता है। सॉफ्ट मुद्रा नरम मुद्रा, ये विकासशील देशों की मुद्रा होती है। ये मुद्रा इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जैसे नेपाल का रुपया है, जिम्बाब्वे का डॉलर है, बांग्लादेश का टाका है, ईरान का रियाल है, और पाकिस्तान का रुपीज है। ये सब मुद्रा का अपने ही देश में वैल्यू है, बाहर कोई इसका वैल्यू नहीं है, कागज़ के टुकड़ा के समान है। इस करेंसी का फॉरेन रिजर्व नहीं रख सकते। मान लीजिए कोई कहे कि हमारा फॉरेन रिजर्व हमारे पास 600 मिलियन है, 600 बिलियन, इसका कोई वैल्यू नहीं है। 600 बिलियन अपना रुपया में रखिए या अपना करेंसी में रखते हैं तो कोई वैल्यू नहीं है। जब भी फॉरेन रिजर्व रखना है, वो हार्ड करेंसी रखना है, वो डॉलर में रखिए, पाउंड में रखिए, येन में रखिए, कभी भी ये सब में नहीं रखा जा सकता है। इंडिया भी अपना फॉरेन रिजर्व डॉलर में रखता है, येन में रखता है, पाउंड में रखता है। इसका डिमांड मार्केट में बहुत कम होता है, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। कि इस सॉफ्ट मुद्रा में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कभी रहेगा ये, मैंने जैसे $1 बराबर ये रहेगा 50 रुपया, और कभी $1 बराबर ही हो जाएगा 60, तो इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। हॉट मनी माने गर्म मुद्रा, ये मुद्रा होता तत्काल लाभ के लिए लगाया जाता है। जैसे जिस स्थान पर तुरंत लाभ मिलने की संभावना हो, उस जगह पर जो पैसा लगता है उसको हॉट मनी के कहते हैं, उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। जैसे शेयर बाज़ार में लगने वाले विदेशी मुद्रा, जैसे मान लीजिए कि पेटीएम का शेयर आपको 2500 रुपये में कीन लिए, और ये तुरंत ऊपर हो गया, एक शेयर का दाम आपको 3000 रुपया हो गया तुरंत 1 घंटा में, तो आपका 500 रुपये मिल गया। तो इसी टाइप के मुद्रा को कहते हैं हॉट मुद्रा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है।
प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्रों का योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ये तीनों क्षेत्रों का योगदान है। ये सभी देखिए प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ देखिए ये प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन ये पूछे सबसे ज़्यादा योगदान होगा तो सबसे ज़्यादा योगदान होगा तृतीय क्षेत्र का। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में किन किन क्षेत्रों का है, किन किन बोला है, इसलिए प्राथमिक भी होगा, द्वितीयक हो, तृतीयक होगा। और बोलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो होगा तृतीय क्षेत्र। ठीक। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र यहाँ समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में होता है यानी प्राइमरी सेक्टर, इसमें होता है कि नेचर से प्राप्त होने वाले जितने भी वस्तु हैं वो होता है प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक सेक्टर में। जैसे कृषि हुआ, खनन हुआ, वन हुआ, पशुपालन हुआ, मछली पालन हुआ, ये सभी के सभी प्राथमिक सेक्टर में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, जो नेचर से प्राप्त होता है। जैसे अब एक कृषि है, अब कृषि से क्या हुआ कि हम कृषि से गेहूँ ले लिया, गेहूँ को लेके हम ब्रेड बना दिए, तो मैन्युफैक्चरिंग किए, कृषि को के सामान को लेकर हम मैन्युफैक्चरिंग किए, तो मैन्युफैक्चरिंग किए जो वह होगा सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में। और इसी ब्रेड को, ये मुजफ्फरपुर बन रहा है, इसी ब्रेड को हम पटना में लेकर बेच रहे हैं। तो जैसे ब्रेड का दाम है 15 रुपया और इसमें यातायात में खर्चा हो गया 5 रुपया, तो ये 20 रुपया में पटना पहुंचा, तो ये 25 रुपये में बिकाएगा। तो ये 5 रुपया जो होगा, जो इसमें 5 रुपया जो कमा रहा है यातायात से, वो ट्रांसपोर्ट वाला जो कमा रहा है, वो कोई उत्पादन नहीं किया लेकिन पैसा कमा रहा है। तो इस टाइप के पैसा जो कमाता है उसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है, उसको तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक। जैसे देखिए फिर से, जैसे मान लीजिए कि एक कृषि है, कृषि से हम कपास लिए, कपास है तो वो प्राथमिक क्षेत्र है। जैसे कपास से हम कपड़ा बना दिए, कपड़ा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। अब इस कपड़ा को क्या किए कि ये मुजफ्फरपुर से इसको पटना लेके गए, तो इसमें जो ले जाने में ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा हुआ, जो पैसा इनकम हुआ, उस सर्विस सेक्टर में आएगा, यानी तृतीय क्षेत्र में आएगा। और जो यहाँ बिक्री होगा, बिक्री में जो नफ़ा होगा, प्रॉफिट होगा, वो भी आएगा आपका सर्विस सेक्टर में। ठीक है। जैसे आपका खनन है, खनन प्राथमिक सेक्टर है। अब खनन से आप कोई लोहा निकाले, यहाँ लोहा का मैन्युफैक्चरिंग किए, तो अब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो आएगा सेकेंडरी में। और मैन्युफैक्चरिंग करके जो सामान, हम एक सामान यहाँ से सामान यहाँ लाएंगे, इसमें जो खर्चा होगा, जैसे लोहा है, यहाँ कार बना दिए, अब कार को यहाँ से लेके यहाँ लाने में, अगर मान लीजिए 1 लाख का कार है और यहाँ से कार लाने में, यहाँ लाने में इसमें 20,000 रुपये खर्च हुआ, तो ये 20,000 रुपया जो है ये आ जाएगा सर्विस सेक्टर में। ठीक है। और ये अब तब कार का दाम होगा 1,20,000, अगर ये बेच रहा है 1.5 लाख में कार, तो ये 30,000 रुपया जो कमाया इनकम जो व्यापार में, ये भी आएगा सर्विस सेक्टर में, यानी तृतीय क्षेत्र में। ठीक है। प्राथमिक सेक्टर में वही होगा जो नेचर से प्राप्त हो, और प्राथमिक सेक्टर का जो निर्माण होगा वो आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। आज जो निर्माण के बाद जो यातायात होगा या उस पर बिक्री होगा, वो आएगा सर्विस सेक्टर में। जैसे वन है तो ये तो प्राथमिक सेक्टर है, इसको फर्नीचर बन गया, तो फर्नीचर बना, ये फर्नीचर क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में आया। और ये फर्नीचर को हम यहाँ से, मान लीजिए 100 रुपया का फर्नीचर है, यहाँ से अगर ले जाते हैं यहाँ तक, और यहाँ ले जाने में 50 रुपया खर्चा हो रहा है, तो 150 रुपया हो गया ही, तो ये 200 रुपये में बेचेगा, तो 150 रुपया जो हुआ कमाई वो आएगा सर्विस सेक्टर में। ठीक। ये 150 यहाँ हो गया, ये 50 रुपया और नाफा लेके बेच रहा है, ये भी आएगा सर्विस सेक्टर में। ठीक है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र बताइए जो नेचर से प्राप्त हो, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र में है जैसे उत्पादन के समान, उत्पादन जैसे कपड़ा का उत्पादन किए, कृषि लाए उत्पादन किए, इस्पात जैसे कोयला है, जैसे हम खनन किए, खनन से इस्पात निकाले, उसका निर्माण किए, ये आ जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र में।
यातायात किए, शिक्षा है, व्यापार है, बैंक है, ये सब आएगा सर्विस सेक्टर में या तृतीय क्षेत्र में। जैसे आप देखिए, हम कोई टीचर पढ़ा रहा है और वो मान लीजिए पढ़ा के वो 100 रुपया कमा रहा है, तो क्या ये किसी चीज़ का उत्पादन किया? नहीं, फिर भी पैसा कमा रहा है। तो इस टाइप के पैसा कमाने को कहते हैं, उसको कहते हैं सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, मान लीजिए बैंक है, अब बैंक में क्या होता है, बैंक किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है नहीं, फिर भी बैंक पैसा कमाती है। तो ये किस सेक्टर में आएगा? ये आएगा सर्विस सेक्टर में, यानी तृतीय क्षेत्र में आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है? ठीक है, महंगाई हो तो कैसे मापेंगे? थोक मूल्य सूचकांक से, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उत्पादन में गिरावट से, सभी से। तो भारत में मुद्रास्फीति को किस चीज़ से नापा जाए, कैसे नापा जाता है, समझते हैं। देखिए, 100 मैंने मैन्युफैक्चरिंग किए आप फैन का, ठीक है, इसको बेच दिए 100 रुपये में यहाँ, तो ये होलसेल प्राइस हो गया, थोक मूल्य सूचकांक होगा। ये क्या किया कि इसको 120 रुपये में कंज्यूमर को दे, दुकानदार को, रिटेलर को दे दिया, दुकानदार को दे दिया। या मैन्युफैक्चरिंग हुआ फैन का, फैन इसको 100 रुपये में बेच दिया होलसेलर को, होलसेलर 120 रुपये रिटेलर को बेचा, और रिटेलर का किया कंज्यूमर को 150 रुपये में बेचा। ये कंज्यूमर अपना फैन लेके यूज कर रहा है, तो लास्ट में आपका फैन कितना में बिका? 150 रुपये में कौन खरीदा? कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की ना। तो इसका महंगाई का मापन होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से, यानी जो सामान का लास्ट बिक्री होगा उसी से महंगाई का आकलन किया जाता है। जैसे फैन बनाए, यहाँ दे होलसेल में दिए 100 रुपये में एक फैन, एक रिटेलर को दे दिया 120 रुपये में। ई क्या किया, कस्टमर को आया, कस्टमर को दे दिया, यानी कंज्यूमर को दे दिया 150 रुपये में। तो लास्ट फैन कितना बिका? 150 रुपये में। तो कौन खरीदा? उपभोग करने वाला, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो हम लोग क्या कहते हैं, महंगाई किससे नापते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। 13 में भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था हमारा है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है समझते हैं, पूंजीवादी क्या है। पूंजीवादी जो होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि उत्पादन के सभी साधनों पर प्राइवेट लोगों का कंट्रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल होता है। जैसे रोड प्राइवेट बनाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, रेल हुआ, बस हुआ, ट्रक हुआ, प्राइवेट लोग चलाएगा, सारे हॉस्पिटल प्राइवेट होगा, कॉलेज प्राइवेट होगा, कंपनी सारे प्राइवेट होगी, न्यूज चैनल प्राइवेट होगा, होटल बिजनेस टोटल बिजनेस प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में होगा। ठीक है, उसी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। जैसे अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ है, जैसे ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली, यूरोपीय कंट्री और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पे है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है उत्पादन के सभी साधनों पर क्या होता है, निजी व्यक्तियों का यानी प्राइवेट लोगों का कंट्रोल होता है। ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी माने समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें होता है कि इस अर्थव्यवस्था में होता है कि उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का कंट्रोल होता है। रोड सरकार बनाएगी, ट्रक बस रेल सरकार चलाएगी, हॉस्पिटल सरकार बनाएगी, कॉलेज सरकार बनाएगी, सारे कंपनी सरकार खोलेगी, न्यूज़ चैनल सरकार का होगा जैसे चाइना में है, उसके बाद स्कूल सरकार का होगा, प्राइवेट नाम का कोई चीज़ नहीं होगी। इस अर्थव्यवस्था में सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। इस प्रकार के व्यवस्था में सरकार का पूरा कंट्रोल होता है और इस अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल ही नहीं होता है। इसी को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। टोटल के टोटल सरकार करेगी, प्राइवेट का इसमें कोई रोल नहीं है। जैसे चीन हुआ, वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वियतनाम हुआ, क्यूबा हुआ और उत्तर कोरिया हुआ, यहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर प्राइवेट
सेक्टर और सरकार दोनों का कंट्रोल होता है। जैसे इंडिया है, फ्रांस है, कनाडा है, यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब जैसे रिलायंस कंपनी है, विप्रो कंपनी है, टाटा कंपनी है, अडानी ग्रुप है, ये क्या है? प्राइवेट है, ये बिजनेस कर रहा है। एनटीपीसी है, सेल है, गेल है, ओएनजीसी है, ये क्या है? एचपीसीएल है, ये क्या है? एक गवर्नमेंट की कंपनी है। यहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कंपनी बिजनेस कर सकती है, व्यापार कर सकती है मिक्स इकोनॉमी में। जैसे हॉस्पिटल है, मेदांता है, अपोलो है, मैक्स है, पारस है, प्राइवेट है। एम्स है, पीएमसीएच है, एनएमसीएच है, पीजीआई लखनऊ है, ये गवर्नमेंट का भी है। यानी गवर्नमेंट भी करेगी और सरकार और प्राइवेट लोग भी करेगा। जो न्यूज़ चैनल है, आज तक है, प्राइवेट है। एबीपी न्यूज़ है, प्राइवेट है। जी न्यूज़ है, प्राइवेट है। और दूरदर्शन सरकारी है। यानी इसमें होता है कि सरकार भी काम करेगी और प्राइवेट लोग भी काम करेगा। ऐसे व्यवस्था को, ऐसे इकोनॉमी को हम समाजवादी, उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मैंने मिक्स, यहाँ समाजवादी नहीं होगा, मिक्स इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है कि सरकार और प्राइवेट लोग को मिलकर काम करना ही मिक्स इकोनॉमी है। 14 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व किस अर्थव्यवस्था में होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में जानते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार का कंट्रोल होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट का कंट्रोल होता है, निजी प्राइवेट होता है। अब पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे इस पे कंट्रोल गवर्नमेंट का भी होता है और इसमें प्राइवेट लोग का भी कंट्रोल होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है? पूंजीवादी में क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन है उस पर कंट्रोल किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का। मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है प्राइवेट और सरकार दोनों का कंट्रोल होता है उस अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। तो इसमें होगा सी। 1 अप्रैल 1935 को किस वित्तीय संस्थान की स्थापना हुआ था? 1 अप्रैल को बताइए। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय आयात निर्यात बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 2 जनवरी 1982 को हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना हुई थी? नीति आयोग, महिला आयोग, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मनरेगा। तो इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर महिला बैंक खोला गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था। महिला बैंक की स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2013। तो 9 नवंबर को इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सहयोग से भारत में कौन सा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो। तो ब्रिटेन के सहयोग से हुआ है दुर्गापुर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है, ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। और दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ है।
19 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम स्वामीनाथन। ठीक है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था, ये भी ठीक है। सी में सर्वप्रथम हरित क्रांति किसने शुरू किया था? नॉर्मन बोरलॉग, ये भी सही है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्जी कुरियन, ये भी सही है, सभी सही है। 20 में है 1991 में आर्थिक सुधार के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ था उसमें वित्त मंत्री भारत के कौन थे? आर्थिक सुधार हुआ कि 1991 से देश में हुआ कि प्राइवेट कंपनी के लिए देश खोल दिया गया, सारे संसाधन खोल दिया गया कि 1991 से धीरे धीरे प्राइवेट कंपनी हर जगह घुसने लगी। वहीं पूछ रहा है कि आर्थिक सुधार का मतलब वही हुआ कि पहले प्राइवेट सेक्टर का अलाउ नहीं था, 1991 के बाद हर सेक्टर में प्राइवेट कंपनी धीरे धीरे घुसना प्रारंभ कर गई और धीरे धीरे देखिए आप बहुत पाँव पसार चुकी है। तो उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, अब प्रधानमंत्री थे नरसिंहा राव, पी.वी. नरसिंहा राव। आर.के. शमुखम चेट्टी जो हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम ये वित्त मंत्री थे। और सी.डी. देशमुख थे प्रथम भारतीय गवर्नर थे आर.बी.आई. के। 1991 में देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। यह 1982 से 85 के बीच आर.बी.आई. के गवर्नर थे, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। 1991 में देश के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहा राव थे। आर.के. शमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। 26 नवंबर 1947 को उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। 91 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण क्यों हो जाता है? जैसे उत्पादन का कम होना, मान ली 100 केजी आलू की आवश्यकता था देश में, अब एक कोई बारिश हुआ, एक और सुखाड़ हुआ, अब 100 केजी ना होकर 60 केजी हो रहा है, तो 40 केजी कम हो रहा है ना। तो जो 100 केजी का जगह था अब 60 केजी आ रहा है, तो जो 10 रुपये में सामान बिकता था वो सीधे वो सामान 20 रुपये में बिकेगा, यानी उत्पादन में कमी होना। जहाँ 100 केजी होना था वहाँ 60 केजी हुआ है, तो क्या हुआ? ऑलरेडी सामान महंगा हो जाएगा। सप्लाई में कमी होना, जिससे सप्लाई का क्या होता है, सप्लाई का कम हो जाना, आपूर्ति कम होना। जैसे मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से सेव लाना है और यहाँ बिहार में सेव ला रहे हैं। अब क्या हुआ, बर्फ़बारी हुआ और रोड पूरा जाम हो गया, अब यहाँ से आने में 2 सप्ताह लग गया। अब यहाँ सेव था 30 रुपये केजी, अब ये सेव सोझे 130 रुपये केजी हो गया। तो सप्लाई में कमी होने से भी महंगाई बढ़ जाता है और डिमांड बढ़ जाना। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई 100 केजी टमाटर का डिमांड था, ठीक है, अब 100 केजी टमाटर डिमांड है और हुआ कि नहीं अब 200 केजी डिमांड चाहिए, अब 100 केजी और, यानी 200 केजी का डिमांड हो गया। तो डिमांड जैसे ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या हुआ, महंगाई बढ़ जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को, एडम स्मिथ को, माल्थस को, अमर्त्य सेन को। तो अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को, अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, दास कैपिटल है, कार्ल मार्क्स ने लिखा है, इनका पुस्तक है। माल्थस ने जनसंख्या एक सिद्धांत दिया था। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से, मछली उत्पादन से, मसाला के उत्पादन से, टमाटर और मांस के उत्पादन से। तो कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से उत्पादन से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति गेहूं और चावल से संबंधित है। नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है, उत्पादन से, यानी मछली पालन यानी मछली के उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन संबंधित है। बादामी क्रांति मसाले उत्पादन से संबंधित है। 24 नंबर है, भारत में बेरोजगारी की कैसी किस्म पाई जाती है? ग्रामीण अल्प बेरोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, सभी। 25 में है,
भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? माने भारत में बेरोजगारी के आंकड़ा को एकत्र करना और प्रकाशित करना किसका काम है? नीति आयोग, वित्त आयोग, NSSO, UNO, NSSO का काम है, NSSO का काम है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना आप जान रहे हैं 1 जनवरी 2015 को हुआ। वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुआ। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की स्थापना 1950 में हुआ, यानी NSSO की स्थापना 1950 में हुआ। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ।